नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया इस महामारी पर काबू पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद। मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम जन केंद्रित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम हर क्षेत्र में नवाचार का समर्थन भी कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर क्षेत्र में नवाचार को स्थापित कर रहे हैं। आज हमारे देश में 70,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक गिनती में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनता भी एससीओ देशों में निवास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अप्रैल 2022 में डब्ल्यूएचओ ने गुजरात में अपने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। डब्ल्यूएचओ द्वारा पारंपरिक उपचार के लिए यह पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र था। घोटाले का आरोप झेल रही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो सीबीआई को सौंप दे और 4 दिनों में गिरफ्तार कर ले। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बयान बीजेपी के दूसरे स्टिंग ऑपरेशन के मामले पर दिया है, जिसमें बीजेपी ने वीडियो जारी कर घोटाले का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी पर भी निशाना साधा। दिल्ली में जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली एक सुंदर शहर की तरह दिखे। हमने बहुत काम किए, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसे जनता के सामने लाना नहीं चाहती। केजरीवाल ने कहा कि इन तीनों पहाड़ों पर हजारों करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी ये कम नहीं हो रहे हैं, कोई प्लान नहीं है। अब खबर ये आ रही कि 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और विधायक मनबड़ हो गए हैं। और सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उसी में दूसरी बार गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष राज्य का दर्जा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में तो नीतीश 43 सीट पर ही सिमट गए। सुशील मोदी ने कहा कि उनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव 10 साल तक यूपीए के शासनकाल में मंत्री रहे, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। आगे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार भी केंद्र में मंत्री रहे और उस वक्त विशेष राज्य के दर्जा की याद उन्हें नहीं आई थी। सीएम एकनाथ शिंदे के यह कहने के एक दिन बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें महाराष्ट्र के लिए वेदांत फॉक्सकॉन संयंत्र से बड़ी परियोजना का वादा किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वादा एक रोते हुए बच्चे को एक बड़ा गुब्बारा देने जैसा है। पवार ने कोल्हापुर में कहा कि मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया गया। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मदद करेंगे। वेदांत फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम पुणे के पास तालेगांव चरण 4 क्षेत्र में 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए पिछली महाविकास अघाड़ी के साथ वर्तमान शिंदे सरकार के साथ बातचीत कर रहा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के अन्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हटियों को आदिवासी का दर्जा देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लिए एक बल्क ड्रग पार्क और एक मेडिसिन डिवाइस पार्क को भी मंजूरी दी है। सीएम ने बताया कि यह संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे क्षेत्र को आदिवासी घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अलग से किया जाएगा। हम हिमाचल में अन्य क्षेत्रों को एसटी का दर्जा देने की मांग पर भी गौर कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थामने का मन बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी लोक कांग्रेस का विलय बीजेपी में करने की सोची। सूत्रों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने का मन भी बनाया।
पंजाब के करीब आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह और बेटी जयेंद्र कौर और नाती निर्वाण सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी से नजदीकियां काफी गहरी हैं और इस बात की कयास भी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही लगाए जाने लगे थे। गुजरात के वाव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जेनीवेर ठाकुर ने आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशान करने या हिरासत में लेने पर पुलिस कर्मियों की उंगलियां काटने की धमकी दी। पिछले 2-3 सप्ताह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि उन्हें प्रति माह केवल 7,000 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है। जेनीवेर ने बात करते हुए कहा कि नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मैंने मुलाकात की। वहां मैंने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर वे राजनीतिक दबाव में कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जेनीवेर ने आरोप लगाया कि पुलिस वास्तविक कानून व्यवस्था के मुद्दे के बाद कम परेशान है, लेकिन यह सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों की रक्षा करती है और नागरिक या सरकारी कर्मचारियों के किसी भी आंदोलन को कुचल देती है। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बिजली 30 पैसे महंगी होने पर जहां एक तरफ बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं कांग्रेस इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड में मीडिया से बातचीत करते हुए आने वाले समय में बिजली और महंगी होने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों यात्री ट्रेनों को बंद करने के बाद भी कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस देश में जितनी खदान है वह पूर्ति नहीं कर पा रही और इसके कारण से केंद्र सरकार विदेशों से कोयला मंगवा रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन के कैंसिल होने पर भी सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इससे कोई भी लेना देना नहीं कि आम जनता क्यों परेशान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में एक जनसंवाद कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए निकाल कर दिए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को बुजुर्ग महिला की विधवा पेंशन को तुरंत बहाल करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया, जिन भी बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल ठीक करके बहाल किया जाए। रोहतक में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में आम जन की समस्याएं सुनी। इस दौरान बुजुर्गों की पेंशन कटने से जुड़ा मामला भी सामने आया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार ने राज्य में डोमिसाइल के लिए नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को बुधवार को मंजूरी दी। ये बिल के तौर पर विधानसभा में पारित कराए जाने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानूनी रूप लेगा। इस पॉलिसी में झारखंड का स्थानीय निवासी होने के लिए 1932 के खतियान की शर्त लगाई गई है और इस पॉलिसी पर पूरे झारखंड में बहस भी छिड़ गई है। राज्य सरकार की तरफ से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित किए जाने के मामले पर चाईबासा से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि वो सीधे तौर पर इसका विरोध करती हैं। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि इस कारण मुख्यमंत्री को इस पर विचार कर इसे वापस लेते हुए स्थानीय नीति स्पष्ट करनी चाहिए। सांसद गीता कोड़ा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस नीति को स्पष्ट नहीं किया गया तो कोल्हान की धरती आंदोलन से जल उठेगी। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती ने भी यूपी में मदरसों लाए जाने की योगी सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन किया। शंकराचार्य ने कहा कि हकीकत को सामने लाने के लिए जांच बेहद जरूरी। शंकराचार्य निशलानंद के मुताबिक मदरसों के साथ ही अगर कोई भी मठ मंदिर या मस्जिद किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो जांच के बाद उस कमी को दूर करना बेहद जरूरी है। शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती ने कहा कि मदरसों को लेकर सर्वे का फैसला इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि कई जगह चौंकाने वाले मामले भी सामने आए। जम्मू कश्मीर सरकार ने 23 सितंबर यानी महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया। इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोग लंबे समय से महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी स्वीकृति दे दी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। महाराजा हरि सिंह एक महान शिक्षाविद, प्रगतिशील विचारक, समाज सुधारक और विचार और आदर्शों के महान व्यक्ति थे।
उदयपुर में देश की सुरक्षा को लेकर उदयपुर में शनिवार रविवार को 2 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू भी भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से जुड़े गवर्नमेंट काउंसिल को भी शामिल होने की उम्मीद है। आने वाले अतिथियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल भी जारी हो चुका है। कार्यक्रम होटल इंदर रेजिडेंसी में होगा, जिसमें पहले दिन यानी शनिवार को उद्घाटन सत्र होगा और इसके बाद तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू 17 सितंबर की सुबह 8:15 पर प्लेन से उदयपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू एयरपोर्ट से 3:20 पर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और इस प्रकार केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल 16 सितंबर की सुबह 7:30 बजे रेल से उदयपुर पहुंचेंगे। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल अपने प्राइवेट वार्ड का उद्घाटन अब अक्टूबर की जगह 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर करने जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मंडाविया ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक राष्ट्रव्यापी मेगा ड्राइव की योजना भी बनाई है। प्राइवेट वार्ड के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीएल शेरवाल ने बताया कि हम अभी 20 बिस्तरों के साथ वार्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन वापस लौटे मेडिकल छात्रों का दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए सरकार को एक पोर्टल बनाने का भी सुझाव दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि कानून इन छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे पाना संभव नहीं। यह लोग यूक्रेन के अपने कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में डिग्री पूरी कर सकते हैं। 7 सितंबर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के एडमिशन को लेकर आदेश जारी किया। एनएमसी ने यूक्रेन द्वारा पेश किए गए एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को मान्यता देने के लिए सहमति दे दी थी। इन छात्रों को यूक्रेन की मूल यूनिवर्सिटी से ही डिग्री प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही एनएमसी ने इन छात्रों को दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दे दी। साथ ही रूस की कई यूनिवर्सिटीज भी भारतीय स्टूडेंट को उनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद देने के लिए आगे आई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने कहा कि यूक्रेन के इन भारतीय स्टूडेंट का मामला विचाराधीन है। यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो खबर फटाफट है मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता।